जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का जी के पाठशाला में। आज हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के बारे में और हम देखेंगे उत्तर प्रदेश कैसे उत्तर प्रदेश का निर्माण हुआ। एकदम सरल भाषा में सीखने का प्रयास करेंगे और देखेंगे यहाँ से एकदम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। आज के बाद आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं, यहाँ से आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो बात कर लेंगे उत्तर प्रदेश का निर्माण कैसे हुआ। सबसे पहले एक पिंड हुआ करता था जिसका नाम था पेंजिया पिंड। क्या ना, पेंजिया नाम था। और उसके जो बाहर था ये पानी वाला भाग था जिसे सागर भी कहा जाता है। ये पानी वाला भाग था, इसको बोला जाता पैंथालासा। इसको क्या बोला जाता? पैंथालासा। इसको बोला जाता था पैंथालासा और इसको पिंड वाले भाग को क्या बोला जाता था? पेंजिया। उसके बाद ये जो पेंजिया था इसमें विस्फोट हुआ। इसमें क्या हुआ? विस्फोट हुआ। ये दो भागों में टूटा। ये कितने भागों में टूटा? दो भागों में टूटा। पहले ऊपर वाले भाग को कहा गया लॉरेसिया, लॉरेसिया, और इसी को कहा गया अंगारा लैंड। और नीचे वाले भाग को कहा गया गोंडवाना लैंड। क्या बोला गया? गोंडवाना लैंड बोला गया। उसके बाद बात कर लेंगे जो लॉरेसिया, लॉरेसिया या अंगारा लैंड से क्या क्या बना? नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया। यूरेशिया में कौन दो शामिल थे? एशिया और यूरोप, एशिया और यूरोप। और उसके बाद साउथ अमेरिका बना, अफ्रीका बना, अंटार्कटिका बना और क्या बना? ऑस्ट्रेलिया बना। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। अब हम बात कर लेंगे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, कैसे भारत का निर्माण हुआ उसके बारे में बात कर लेंगे। फिर उसी के बाद हम देखेंगे कैसे उत्तर प्रदेश का निर्माण हुआ। बात कर लें पेंजिया पिंड। पेंजिया पिंड जब दो भागों में टूटा, ऐसे करके ये दो भागों में टूटा, तो देखिए इसके बाद यहाँ चलते हैं। यहाँ देखते हैं जब दो भागों में टूटा तो ऊपर वाले भाग को कहा गया लॉरेसिया, इसी को कहा गया अंगारा लैंड, और नीचे वाले भाग को कहा गया गोंडवाना लैंड। नीचे वाले भाग को क्या कहा गया? गोंडवाना लैंड कहा गया। उसके बाद लॉरेसिया से किस किस महाद्वीप का निर्माण हुआ? देखिए उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका का, यूरोप और एशिया उस समय एक में थे, यूरोप और एशिया। इसकी जो भूमि थी इसको बोला जाता था यूरेशिया। क्या बोला जाता था? यूरेशिया। उसके बाद नीचे देखिए साउथ अमेरिका का निर्माण हुआ, अफ्रीका का निर्माण हुआ, अंटार्कटिका का निर्माण हुआ और ऑस्ट्रेलिया का। अब बात कर ले भारत कहाँ पर स्थित है। अब देखते हैं भारत, अब देखते हैं भारत कहाँ पर स्थित है, दिखाते हैं आपको। भारत ये स्थित है। भारत उस समय यहाँ हुआ करता था। भारत क्या है? उस समय यहाँ पर है। अब ये भारत देखिए धीरे धीरे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के तहत ये धीरे धीरे इधर, धीरे धीरे ये कैसे आगे बढ़ रहा है। भारत देखेंगे ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और ये क्या है? यूरेशिया वाली बेल्ट से कैसे टकरा जाएगा। जैसे ही टकराएगा तो वैसे हिमालय का निर्माण होगा। क्या होगा? हिमालय का निर्माण होगा। लेकिन अगर हम बात कर लें भारत किसका हिस्सा था? भारत किसका हिस्सा था? गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। भारत किसका हिस्सा? ये देखिए गोंडवाना लैंड का। ये नीचे वाले जितने महाद्वीप बने वो किस में आते हैं? गोंडवाना लैंड में। तो भारत किसका हिस्सा हुआ? गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ। लेकिन उत्तर प्रदेश की बात कर लें, जब भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है तो उत्तर प्रदेश भी क्या है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। चलिए आगे चलते हैं। बात कर ले इससे कौन कौन से महाद्वीप का निर्माण हुआ, ये बात कर ले। ये देखिए 7 महाद्वीप बने। कितने महाद्वीप बने? 7 महाद्वीप बने। टोटल कितने महाद्वीप बने? 7 महाद्वीप बने। देखिए ये क्या है? नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप, यूरोप, एशिया, साउथ अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, और ये अंटार्कटिका महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। और ये अपना प्यारा सा भारत रहा। तो भारत किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। अब बात कर लेंगे उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के बारे में। अगर हम लोग बात कर लें किसकी? उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के बारे में बात कर लें हम लोग तो क्या है? उत्तर प्रदेश गोंडवाना लैंड का भाग है। पीछे क्या बताया था? उत्तर प्रदेश किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का भाग है। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। अब देखिए उत्तर प्रदेश का ये नीचे वाला भाग है, ये क्या? प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। प्रायद्वीपीय क्या है? ये जो त्रिभुज वाला एरिया है ये प्रायद्वीपीय वाला एरिया है। तो प्रायद्वीप वाला एरिया कहाँ तक गया? ये यहाँ तक गया है। तो ये क्या है? उत्तर प्रदेश के जो दक्षिणी भाग है वो क्या है? प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। चलिए और आगे देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का प्रायद्वीपीय जो दक्षिण वाला भाग है वो प्री कैम्ब्रियन युग का है। किसका है? प्री कैम्ब्रियन युग का है।
ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल, अगर उत्तर प्रदेश की क्षेत्रफल की बात कर ले तो ये 2,40,928 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद बात कर लें, ये उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। कितना है? 7.33% है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पे है। और जनसंख्या की दृष्टि से हम लोग बात कर लेंगे उत्तर प्रदेश के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के बारे में बात कर लेंगे। उत्तर प्रदेश किस अक्षांश पे है और किस देशांतर पर स्थित है। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के अक्षांशीय विस्तार की। बात कर लें तो ये 23 अंश 52 सेकंड, 23 अंश 52 मिनट, 23 अंश 52 मिनट से लेकर 30 अंश 28 मिनट के बीच है। और देशांतरीय विस्तार की बात कर लें तो ये 77 अंश 3 मिनट से लेकर, यह है देशांतरीय विस्तार, 84 अंश 39 मिनट। यह है क्या है? देशांतरीय विस्तार है। चलिए और आगे देख लेते हैं हम लोग। अब अगर हम बात कर लें अपना कि उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को कितने भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? इसको बांटा गया है 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग कौन सा है इसका? पहला भाग है भाबर एवं तराई क्षेत्र। पहला भाग क्या है? भाबर एवं तराई क्षेत्र। दूसरा भाग है गंगा यमुना का मैदान। दूसरा भाग है गंगा यमुना का मैदान। और तीसरा भाग है इसका दक्षिणी का पठार। दक्षिण का पठार क्या है? दक्षिण का पठार। चलिए आगे चलते हैं। एक एक को हम विधिवत एकदम चित्र के माध्यम से देखेंगे। आपके दिमाग में छाप न दिया तो नाम बदल दीजिएगा। चलिए देखते हैं। अब बात कर लेंगे जब नदियां क्या है? पहाड़ी क्षेत्र से बहती हैं। जब नदियां ऐसे पहाड़ी क्षेत्र से बहती हैं, जैसे बहती तेज बहाव होता है तो यहाँ से अपने साथ क्या क्या लेके आती? कंकड़, पत्थर, बड़े बड़े औषधियाँ, पेड़, पत्ती सब लेकर आती हैं, बहती हैं जब। तो यहाँ पर जब वो लेकर आती हैं तो यहाँ बड़े बड़े पत्थर इकट्ठे हो जाते हैं। जब यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर इकट्ठे हो जाते हैं और नदियाँ इनके नीचे से निकलती हैं तो नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं। यहाँ पर नदियाँ नहीं दिखाई देती हैं बड़े बड़े पत्थर के कारण। तो इसे क्या कहा जाता है? भाबर क्षेत्र कहा जाता है। और ये खेती के लिए अनउपजाऊ होता है क्योंकि बड़े बड़े पत्थर पाए जाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर खेती नहीं की जाती। तो इसे क्या कहा जाता है? भाबर क्षेत्र। जहाँ नदियों का पानी नहीं दिखाई देता है, जहाँ नदियाँ विलुप्त हो जाती है, उसे क्या कहा जाता है? भाबर क्षेत्र कहा जाता है। और जब यही नदियाँ ये भाबर क्षेत्र से आगे बढ़ती हैं तो ये जब आगे बढ़ती तो ये दलदली वाली भूमि पर बैठती हैं क्योंकि यहाँ पर मिट्टी भी पाई जाती है और गाद पाई जाती, तो उसे कहा जाता है तराई क्षेत्र। उसे क्या कहा जाता है? तराई क्षेत्र कहा जाता है। तराई क्षेत्र या दलदली क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दलदली क्षेत्र। यहाँ पर क्या होता है? दलदली क्षेत्र पाया जाता है और यहाँ पर महीन मिट्टी पाई जाती है जिसे जलोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है। उसके बाद जैसे ही नदियाँ आगे बहती हैं, ऐसे ऐसे बह रही हैं, तो एक क्या होता है? जहाँ नदियों के बाढ़ का पानी पहुँच जाता है, जहाँ नदियों के बाढ़ का पानी पहुँच जाता है उसे खादर कहा जाता है क्योंकि वो बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है। जब नदियों के बाढ़ का पानी पहुँचता है तो उसके साथ क्या क्या मिट्टी पहुँचती है और बहुत पोषक तत्व पहुँचते हैं। तो वो क्या होती है? बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है। जो उपजाऊ मिट्टी होती है उसे खादर मिट्टी कहते हैं। नवीन जलोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है खादर को। और जहाँ नदियों के बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है उसे क्या कहा जाता है? बांगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बांगर कहा जाता है। और 2 पर्वतों के बीच जब कोई नदी बहती है तो उसे नदी घाटी कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? नदी घाटी कहा जाता है। चलिए और आगे हम एक एक प्रकार को हम बहुत ही विधिवत समझेंगे। भाबर क्षेत्र क्या है, तराई क्षेत्र क्या है, इनकी विशेषता क्या क्या है, एक एक को हम बहुत ही डिटेल से जानने का प्रयास करेंगे जहां से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला इस वीडियो के बाद। चलिए अगर भाबर क्षेत्र की बात कर लें, किसकी? भाबर क्षेत्र की, तो ये क्या है? इसका विस्तार सहारनपुर से लेकर कुशीनगर या देवरिया तक फैला हुआ है। कुशीनगर या देवरिया तक फैला हुआ है भाबर क्षेत्र। पर्वत के आकार की नदियाँ, पर्वत से आकर नदियाँ जहाँ विलुप्त हो जाती हैं वह भाबर क्षेत्र कहलाता है। जहाँ
पर्वतों से आकर नदियां क्या हो जाती हैं, विलुप्त हो जाती हैं। क्यों हो जाती? बड़े बड़े कंकड़ पत्थरों के कारण नदियां क्या है, पत्थरों के नीचे से बहना प्रारंभ कर देती हैं। इस वजह से नदियां वहाँ विलुप्त दिखाई देती हैं, विलुप्त हो नहीं जाती हैं, विलुप्त दिखाई देती हैं। तो इस वजह से कहा जाता है वो भाबर क्षेत्र है, और वो खेती के लिए अनुपजाऊ क्षेत्र है। यह खेती के लिए उपयोगी नहीं होता है। यह क्या है, खेती के लिए उपयोगी नहीं होता है। भाबर क्षेत्र की चौड़ाई पश्चिम में अधिक व पूरब में कम होती जाती है। और पश्चिम में कितनी है, वो भी 34 किलोमीटर है। और जैसे ही ये पूरब में जाती है तो इसकी क्या है, चौड़ाई क्या हो जाती है, कम होती जाती है। अच्छा, निर्माण कैसे हुआ है? कंकड़ और पत्थर से हुआ है। निर्माण कैसे हुआ है इसका? कंकड़ और पत्थर से हुआ भाबर क्षेत्र का। अच्छा, आकृति कह दें, आकृति कैसी है? जलोढ़ शंकु और जलोढ़ पंख। आकृति पूछा जाता है कि भाबर क्षेत्र की आकृति कैसी होती है, स्थल आकृति कैसी होती है? जलोढ़ शंकु और जलोढ़ पंख। चलिए आगे देखते हैं। अब अगला बात कर लेंगे तराई क्षेत्र। अगला क्या है, भाबर क्षेत्र के बाद क्या है, तराई क्षेत्र। इसका विस्तार, तराई क्षेत्र का विस्तार कहाँ है? सहारनपुर से देवरिया तक है। कहाँ तक है? सहारनपुर से लेकर देवरिया तक है। तराई क्षेत्र में नदियां पुनः दिखाई देती हैं। हमने क्या कहा, जैसे ही वो पर्वतों से निकली, पहले भाबर क्षेत्र मिला, उसके बाद तराई क्षेत्र मिला, तो वो दलदलीय क्षेत्र है। ये क्या है, दलदली क्षेत्र, जहाँ नदियां पुनः दिखाई देती हैं, यह दलदली क्षेत्र होता है। ये कैसा होता है, दलदली क्षेत्र होता है। तराई क्षेत्र पूर्वी भाग में, तराई क्षेत्र पूर्वी भाग में 80 से 90 किलोमीटर अधिक चौड़ा है। कितना है? पूर्वी भाग में क्या है, 80 से 90 किलोमीटर अधिक चौड़ा है। इस क्षेत्र में महीन मिट्टी, दोमट मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पर क्या महीन मिट्टी हो जाती है भाई, पत्थरों से जैसे मिट्टी के बड़े बड़े ढीले टकराते हैं तो वो क्या चूर चूर हो जाते हैं और महीन हो जाते हैं। वहाँ से जब बहा कर ले जाती है नदियाँ, कहाँ पर? दलदली क्षेत्र में, तो उसे जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है और महीन दोमट मिट्टी कहा जाता है। तराई क्षेत्र की प्रमुख फसलें, तराई क्षेत्र की अगर प्रमुख फसलों के बारे में बात कर लेंगे तो क्या, धान। और जहाँ पर भाई ज़्यादा पानी होगा, दलदली क्षेत्र होगा, वहाँ पे धान की खेती अधिक हो गई। गन्ना हो गया, गेहूं हो गया और जूट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जरूर पूछा जाता है। जूट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जरूर पूछा जाता है। अच्छा, तराई क्षेत्र की प्रमुख बीमारियां क्या हैं भाई? जहाँ पर ज़्यादा दलदली क्षेत्र होगा और ज़्यादा पानी भरा रहेगा, वहीं तो मच्छर पाए जाएंगे। जो मच्छर वाली जितनी भी बीमारी हैं वो क्या है, तराई क्षेत्र में पाई जाएंगी। जैसे मलेरिया हो गया, फालेरिया हो गया, जापानी इंटरफ्लाइसिस हो गया, यानी कि मस्तिष्क ज्वार कहा जाता है इसे। ये सब रोग फैलते हैं। बात कर ले काप मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी। ऊंचाई वाले क्षेत्र में इसे राड़ कहा जाता है। ऊंचाई वाले क्षेत्र में इसको क्या कहा जाता है, राड़ मिट्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राड़। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से पूछने की प्रबल संभावना है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। आगे है गंगा यमुना का मैदान। अच्छा, ये वाला क्षेत्र हो गया आपका, देखिए ये वाला क्षेत्र हो गया सहारनपुर से लेकर, ये क्या है, सहारनपुर से लेकर देवरिया तक। कहाँ तक, देवरिया तक। ये क्षेत्र हो गया आपका तराई क्षेत्र और भाबर क्षेत्र और तराई क्षेत्र हो गया। उसके बाद ये मध्य वाला भाग, ये जो मध्य वाला भाग है, ये गंगा यमुना का मैदान है जिसे, और ये नीचे वाला भाग है, ये कौन सा है, दक्षिण का पठारी भाग है। तो अच्छा, गंगा यमुना का मैदान कितने भागों में, 3 भागों में बटा है। ये ऊपरी गंगा मैदान, मध्य गंगा मैदान और निचला गंगा मैदान। यहाँ से बस यही क्वेश्चन आता है कि ये 3 भागों में बटा है, ऊपरी गंगा मैदान, मध्य गंगा मैदान और निचला गंगा मैदान। चलिए और आगे देख लेते हैं। दक्षिण का पठारी भाग, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें बुंदेलखंड और बघेलखंड का पठार आता है। बात कर लें, हाँ, दक्षिण का पठारी प्रदेश किससे मिलकर बना है, ये बुंदेलखंड और बघेलखंड का पठार से मिलकर बना है। विस्तार क्षेत्र क्या है, दक्कन के पठार का विस्तार पाया जाता है। विस्तार क्षेत्र का दक्कन के पठार का ये विस्तार माना जाता है। उसके बाद समुद्र तल से ऊंचाई के बारे में बात कर लेंगे। समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, 300 मीटर है। कितनी है, 300 मीटर। और निर्माण क्या है, विंध्याचल पर्वत से, केन नदी से, बेतवा से और सोन नदी से इसका क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। बुंदेलखंड की ढलान दक्षिण से उत्तर की ओर है। बुंदेलखंड की ढलान कहाँ है, दक्षिण से उत्तर की ओर है। अच्छा, यहाँ पर क्या पाई जाती है, लाल मृदा पाई जाती है।
अच्छा, किसके कारण पाई जाती है ये पता है? इसमें आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण पाई जाती है। किसके कारण पाई जाती है? आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण पाई जाती है। अच्छा, क्षेत्र कौन कौन सा है? देखिए, मिर्जापुर है, झांसी है, चंदौली है और सोनभद्र है। इनमें क्या है? लाल मृदा पाई जाती है। अच्छा, कमी क्या है इस मिट्टी में? लाल मिट्टी में कमी किसकी पाई जाती है? नाइट्रोजन की पाई जाती है, ह्यूमस की पाई जाती है, चूना की पाई जाती है और फास्फोरस की पाई जाती है। इसकी कमी पाई जाती है। अधिकता किसकी पाई जाती है? लौह तत्व की और मैग्नीज की, इनकी अधिकता पाई जाती है। इन दोनों की क्या है? अधिकता पाई जाती है। अच्छा, और ये फसलें कौन कौन सी होती हैं? अगर उपज की बात कर लें तो यहाँ क्या धान होती है, तिलहन होता है, आलू हो गया और बाजरा यहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में उगाए जाते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। अब बात कर लें, ये जो बुंदेलखंड का पठार है ये दो क्षेत्रों में, दो राज्यों में फैला हुआ। बुंदेलखंड का पठार कहाँ है? दो राज्यों में फैला हुआ है। बुंदेलखंड का पठार कितने राज्यों में फैला हुआ है? दो राज्यों में फैला हुआ है बुंदेलखंड का पठार। ये बुंदेलखंड का पठार कितने? दो राज्यों में। ठीक है, उत्तर प्रदेश और क्या है? मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। अच्छा, ये पूछा जाता है बुंदेलखंड का पठार जो है किन किन जिलों में फैला हुआ है? उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों में फैला हुआ है? इसमें कितने? 7 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 7 जिले आते हैं। टोटल कितने जिले आते हैं? 7 जिले। पहला कौन सा है? झांसी। पहला कौन सा है? झांसी। दूसरा है ललितपुर है। तीसरा कौन है? जालौन है। चौथा कौन है? चित्रकूट है। पांचवा कौन है? हमीरपुर है। और छठा कौन है? महोबा है। और सातवां कौन है? बांदा है। देखिए, आपको यहीं से एक ना एक प्रश्न मिल जाएगा। ऐसा पूछ लिया जाता है बुंदेलखंड के पठार में कौन सा उत्तर प्रदेश का जिला नहीं आता है? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला बुंदेलखंड के पठार से टच नहीं करता है? तो 3 ऑप्शन और एक जैसे दे देंगे और चौथा ऑप्शन अलग कर देंगे, तो आपको वही छांटना है। ठीक है, मुझे यकीन है कि आपको पूरा का पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।